नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। आज हमारे दो खास मेहमान हैं। ये आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता हैं। अमरीक सिंह शासन हमारे साथ है, इनके साथ हैं नरेंद्र सिंह जी। आज जानेंगे हम कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्टर्स इस समय जो है अपनी मुश्किलात जो है वो सामना कर रहे हैं। क्या क्या मुश्किलात आ रही है, कोरोना वायरस के समय में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ वो फेस कर रहे हैं, इन्हीं से जानेंगे। अमरीक सिंह जी, आप बताइए, जो ट्रांसपोर्टर इस समय आप देख रहे हैं, जो उनको मुश्किलात आ रही हैं, क्या देखेंगे आप? गवर्नमेंट कहाँ तक उनको हेल्प कर पाई है? पहले तो मेरी तरफ से आपको सत श्री अकाल है। जो कोरोना की बात कही है, कोरोना में तो तकरीबन आज तक लोग सारे मुश्किलात में ही जूझ रहे हैं, और जो लोग काम भी कर रहे हैं वो भी इसी काम से डरते हैं कि कहीं काम करते करते हुए जिसको कोई पॉजिटिव आदमी किसी को मिल गया तो उसको भी हो गया। फिर ऐसा सिस्टम चलता है। ये कोरोना बीमारी कैसी है कि एक आदमी को होता है, फिर उसका जितने भी उसके साथ लिंक रखते हैं लोग, फिर सब उसी के साथ लपेट में आ जाते हैं। और उससे ये होता है कि फिर घर वाले भी परेशान, लोग भी परेशान। तो हमारा एक ही कहना है कि हमने अपील भी की थी कि हम तो अपील करते हैं कि कोरोना में कोई भी आदमी जो है फालतू घर से ना निकले, मास्क पहन के निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे। तो क्योंकि गाइडलाइन है ये गवर्नमेंट की, तो हमें मानना चाहिए। जब गाइडलाइन गवर्नमेंट की हम करेंगे तो हमने गवर्नमेंट के लिए क्या करना है, हमने अपने लिए ही सब कुछ, अपनी जान को बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। तो कोरोना में तो हालात ऐसे बन चुके हैं कि काम काज का है जो वो टोटल ही डिस्टर्ब है सारा। और जो नॉर्मल आदमी है वो इस वक्त रोटी खाने से भी परेशान हो गया है, क्योंकि काम ही नहीं है ना। मार्केट में काम हो तो कहीं पैसा आए, वो राशन अपने घर ले जाए, कुछ उनको खाने को मिले। तो सरकार की तरफ से तो यहाँ पर आज तक कोई ऐसी सुविधा नहीं दी गई है। तो इसमें ख़ास करके हम जो ट्रांसपोर्ट के साथ लिंक रखते हैं, तो ट्रांसपोर्ट में अभी बड़े से काम हैं जो कि इनको सरकार को करने चाहिए, वो नहीं हुए। तो दोनों तरफ से, चाहे वो ट्रक है, चाहे वो मेटाडोर है, चाहे वो बस है। अभी इन्होंने एक अनकंडीशनली एक सिस्टम बनाया था कि 130% किराया भी किया। मान लेते हैं सरकार ने 130% किया किराया, और 52 सीटर में 31 से 32 सवारी नहीं होगी, मेटाडोर में 18 सवारियों से ऊपर सवारी नहीं होगी, ऑटो में 1 से या 2 सवारी लेके चलेंगे। अब इस सिस्टम में इतना किराया देने के बाद भी अगर शाम को आप मेटाडोर वालों से ही पूछो जाकर, एक ड्राइवर और एक कंडक्टर का खर्चा भी पूरा नहीं होता है। जब किसी का खर्चा पूरा ही नहीं होगा, गाड़ी चलाने जो गाड़ी जिसकी गाड़ी है उसको पैसा ही नहीं मिलेगा, तो वो गाड़ी क्यों चलाएगा? क्योंकि उसने टोकन भी भरना है, टैक्स भी देने हैं, ऊपर से किस्तें भी बैंक की देनी है। तो इस हिसाब से बड़ा मुश्किल है। और कोरोना का जो व्यतीत हो रहा है समय, ये लोगों के लिए नहायत ही खौफनाक दौर है। ज़िंदगी का हमने ये बड़ा एक खौफनाक दौर देखा है और देख रहे हैं। अभी गया नहीं, यहाँ से देख रहे हैं। तो अब हालात ऐसे बन चुके हैं। फिर ऊपर से सरकार की जो नीतियाँ हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में, ख़ास करके ट्रांसपोर्ट के बारे में सरकार की नीति टोटल फेल हो चुकी है इस वक्त। वो इसलिए जो चीज़ें सरकार ने लेनी है वो अपनी मर्ज़ी से अपने रेट बढ़ाए। तो अभी मजबूर है ट्रांसपोर्टर, अगर किसी ने गाड़ी डालनी है उसके लिए टोकन सिंगल था डबल कर दिया। ड्राइवर का लाइसेंस है, वो लाइसेंस फीस डबल कर दी गई, रोड टैक्स भी डबल कर दिए गए। और आज महंगाई का दौर इतना है कि जो स्पेयर पार्ट है उसको तो हाथ। इसी पे मैं अभी आता हूँ। मैं पहले नरेंद्र सिंह जी जो हैं ये आम आदमी पार्टी के ही हैं सीनियर नेता, और ये ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप बताइए, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने अभी डिसीजन लिया कि जो एज है गाड़ियों की वो 25 से घटाकर अब 18 साल कर दी गई है, तो क्या लगता है आपको कि कितना नुकसानदायी रहेगा? एक तरफ आप कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ से अगर इस तरीके की पॉलिसीज़ आएंगी तो क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टरों के साथ नाइंसाफ़ी है? हाँ सर, ये तो ट्रांसपोर्ट के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है, क्योंकि जो 25 साल तक गाड़ी थी हमारी, आज इन्होंने कर दिया है 18 साल एज कर दी है। उसमें हमारा कम से कम 70% गाड़ी जो है रोड ऑफ हो जाएगी। और उसमें ज़्यादातर गरीब ट्रांसपोर्टर है, छोटा ट्रांसपोर्टर है, जिसको सिंगल गाड़ी है,
जो सुबह फेरा लगाता है शाम को खाता था, वो इन्होंने रोड ऑफ कर दी। दूसरा इन्होंने कि गाड़ी वालों को काम को नहीं दिया, टैक्स हमारे बढ़ा दिए। जो गवर्नमेंट के काम थे, गवर्नमेंट के रेट्स हैं, हम ये चाहते हैं कि हर आदमी को काम मिले। जैसे गडकरी साहब और मोदी साहब ने कहा कि हर आदमी को काम मिलना चाहिए, लेकिन हर आदमी को काम नहीं मिल रहा। जैसे हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट के रेट्स हैं, वो रेट आपने जो फिक्स किए हैं, उस हर आदमी को काम दे दो, ताकि उसका जो गवर्नमेंट का पैसा है वो सही यूटिलाइज हो, हर ट्रांसपोर्टर के अकाउंट में पेमेंट जाए, उसको उसका बेनिफिट मिले। और नहीं तो ऐसे तो अगर किसी ठेकेदार के पास चला जाता है, वो 50% लेस पे करता है, फिर गाड़ियों को 6-6 महीने किराया नहीं मिलता है। इसके ये पूरी एक मलापड़ी ये है, गवर्नमेंट को इस तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर ये ट्रांसपोर्ट को ख़त्म कर देंगे तो कल अगर हालात चाइना के साथ बॉर्डर पे कोई होती है, वो ट्रांसपोर्टर ही है जो बॉर्डर पे जाके अपना सामान या राशन या अम्युनिशन, आर्मी भी जो डिप्लॉयमेंट वो सिविल ट्रक जो करते हैं। लेकिन अगर ऐसी ही उनको पॉलिसी रही तो कल इनको लिए बॉर्डर पे हालात सामान पहुंचाने के लिए ये कैसे पहुंचेगा। और ये हमारा हिल एरिया है, डिस्टर्ब एरिया है। 370 समाप्त किया, उन्होंने सोचा चल कुछ बेनिफिट मिलेगा ट्रांसपोर्ट को, लेकिन उल्टा ख़त्म कर दिया उन्होंने। ट्रांसपोर्ट को तो बिल्कुल जीरो कर दिया। आप मार्केट में जाकर खुद देख सकते हैं कि किस कंडीशन से लोग गुजर रहे हैं। लोगों को खाने के लिए पैसे नहीं हैं, इतनी हालत। और ये अगर गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी, कौन रेवेन्यू देंगे उनको। जैसे अब इन्होंने टोकन हर चीज़ बढ़ाई है, लेकिन गाड़ी चलेगी तो कुछ देंगे ना। तो जब गाड़ी नहीं चलेगी क्या देगा कोई। इसको गवर्नमेंट के इस तरफ ध्यान दीजिए। अब जो नए एलजी साहब आए हैं, जो और गडकरी साहब हैं, प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, थोड़ा ट्रांसपोर्टर की तरह अगर JNK को इन्होंने इस चीज़ को देखना है, लेकिन इस जम्मू कश्मीर को इस चीज़ को देख के चले, मदद ताकि लोगों को राहत मिल सके, ताकि हम गवर्नमेंट के साथ कंधा से कंधा मिला के चलते हैं। आज तक जितनी भी जंगें हुई हैं, सब सिविल ट्रांसपोर्टर इनके साथ मिलकर चलता है। कल अगर जरूरत पड़ेगी, अगर जो हमारे पास गाड़ी नहीं है तो हम कैसे जाएंगे। अपना हिल एरिया है, आप करगिल है, लेह है, उधर तो हमारी गाड़ी जाती है ना, जब 6 महीने के लिए। तो आज देखो गाड़ियों की क्या हालत कर दी है, ट्रांसपोर्ट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। हम ये चाहते हैं कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जिस तरीके से अभी हालात बने हुए हैं, ट्रांसपोर्टर्स काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। दूसरी तरीके से आप देखेंगे टोल प्लाजाज भी लगाए गए हैं, पेट्रोल के प्राइजेस बढ़ गए हैं। दिल्ली में तो पेट्रोल के प्राइजेस थोड़े नीचे किए गए। क्या आपको आशा है कहीं यहाँ पर भी ऐसा कोई डिसीजन हो, आपने गवर्नमेंट से कोई बात की हो, या नए एलजी साहब आए हैं, कोई मुलाकात हुई हो या कोई मेमोरेंडम दिया हो? देखो जी, आज तक तो हमारी नए एलजी साहब के साथ कोई बात ऐसी नहीं हुई है। और जो हमारे नए कमिश्नर आए थे, जो प्रिंसिपल कमिश्नर, उनके साथ भी कोई ऐसी बात नहीं हुई अभी तक। तो जो बात आपने कही है कि महंगाई के दौरान में एक स्टेट, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, CM भी हैं वो केजरीवाल जी, उन्होंने वहाँ पर वैट जो है डीजल से, पेट्रोल से हटाकर 8.5 रुपये 9 रुपये की राहत दी है दिल्ली वासियों को। तो यहाँ तक अभी तक तो सिर्फ मिला है हमें टोल प्लाजा। टोल प्लाजा के अलावा अभी तक कोई चीज़ ऐसी सामने आई नहीं है। तो जब ये प्लाजे ही बनाते जाएंगे, लोगों को देंगे ही कुछ नहीं, तो लोग जाएंगे कहाँ। आखिर सरकार, फिर अभी LG हैं जो हमारे, जो यहाँ से गए हैं, जो हमें जो उड़ती आवाज़ जो न्यूज़ हमें मिली थी, उन्होंने 4G चलाने के लिए और पॉलिटिकल प्रोसेस को चलाने के लिए कहीं लिखा होगा आप सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उनको वहाँ से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, उन्होंने उठाया और भेज दिया। आज बच्चों की जो पढ़ाई है वो भी नेट पर है, स्कूल बंद है, 4G चाहिए, चलना चाहिए। हमारी डिमांड है, हमने भी डेबकाम को ये प्रस्ताव दिया था कि ये 4G चलना चाहिए, नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ। अभी कहते हैं, कोई कहते हैं 15 अगस्त के बाद हो सकता है खुले, तो अगर खुले तो बड़ी मेहरबानी है। ट्रांसपोर्ट जो है, ये सिविल वालों जो ट्रांसपोर्ट है, ये आपके साहब इनकी समस्या सुनी है। मैं RTC से आया था, पिछली बार भी मैंने कहा था, RTC के साथ ये भी जुड़े हुए हैं। तो हमने एक आइडिया भी दिया था MD साहब को, भाई अगर इसको उठाना है, आप ट्रक हैं, ट्रकों को अपने साथ अटैच कीजिए, सिविल है, सिविल वालों को अपने साथ अटैच कीजिए, बसें हैं हमारे। देखो 1990 से लेकर 1920 आ गया, 30 साल जो कारपोरेशन मिलिटेंसी में जूझती रही,
तो सरकार ने पिछले 30 सालों में दिया क्या इन्होंने? दिया कुछ भी नहीं। पहले भी बात मैंने कही थी, 35-40 करोड़ 80-82 से शुरू हुई थी बची स्पोर्ट। एक इन्होंने MU साइन किया जब पॉलिटिकली सरकार थी कि 10% पब्लिक सेक्टर की बची स्पोर्ट है वो कम करो। करते 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 1 करोड़ पर पहुँचे हम। 1 करोड़ नॉन प्लान भी और प्लान भी 1 करोड़ था। फिर बड़ी जिद्दोजहद चली, बहस, लोग सड़कों पर उतरे, तो फिर जाकर उमर साहब ने 30 करोड़ इनकी बची स्पोर्ट की, फिर ये तनख्वाह देने के काबिल बने। तो आज इनकी फिर वही स्थिति बन चुकी है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि आज भी इनकी वही स्थिति है। MD साहब कह रहे थे कि मेरा 50 करोड़ रुपया बाहर फंसा है। 50 करोड़ तो सिर्फ आपने रिटायरियों की ही लाइबिलिटी देनी है, मुलाजमों की तनख्वाह कहाँ गई? ऊपर से आपके पास स्टाफ नहीं है। आप दूसरी बात करते हो हम प्राइवेट लोगों को लाएंगे, काम तो जिसने करना है उसने पैसे लेने हैं। तो जब तक इन्हें सरकार इसको दूसरी स्टेटों के मुताबिक 5% भी नहीं दे रही, दूसरी स्टेटों के मुताबिक यहाँ पर 5% भी, 5 करोड़ क्या होता है गाड़ी डालने के लिए जी? इतनी बड़ी कारपोरेशन में 5 करोड़ गाड़ियाँ डालने के लिए 30 करोड़ रुपया बची स्पोर्ट, कहाँ से आएगा पैसा? रूट आपने सिविल वालों को दे दिए सारे, गाड़ियाँ आपके पास और ऑन ग्राउंड खड़ी हैं। कोरोना का महामारी चल रही है, इतनी गाड़ियाँ आपकी जो चल रही हैं। पहले तो लोग कहते थे जी हाँ जी ये बड़ा, और यहाँ पर चोरी चकारी का मसला, अब तो बिल्कुल ही है ना। अब तो MD ने भी माना कि मेरा रेवेन्यू जो है मेरे आने से बड़ा, हमें बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा कि मेरा रेवेन्यू बड़ा है। रेवेन्यू बड़ा है अगर तो मुलाजिम को तनख्वाह भी देनी चाहिए ना। पिछले 4 महीने से आप लोगों को तनख्वाह नहीं दे रहे। तो मेरा एक ही मानना है, प्लस पॉइंट इनका ही है, इनको तकरीबन कम से कम कुछ नहीं है 100 करोड़ रुपया इनको साल का बची स्पोर्ट मिले, और 100 करोड़ रुपया तकरीबन इनको गाड़ियाँ डालने के लिए मिले। जैसे अभी दिया 100 करोड़ ने गाड़ियों के लिए दिया, लेकिन बची स्पोर्ट का तो एक पैसा नहीं दिया। जब तक ये बची स्पोर्ट सरकार से इनको नहीं मिलती, ये तो कारपोरेशन का हाल यही रहेगा। जो रिटायर वाले हैं वो भी परेशान हैं, तो जो कर रहे हैं वो भी परेशान हैं। ऊपर से बात कर रहे हैं कि नए लोगों की लाने की, तो हालात अगर ऐसे रहे तो ऐसे ही उनकी परेशानी बढ़ेगी। अब दूसरी बात रही टोल प्लाजा के लिए, आपने बताया भाई टोल प्लाजा लगे, हमने भी बड़ी रिक्वायरमेंट की। मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, अपने हमारे BJP के लीडर हैं, महान लीडर हैं और प्रेसिडेंट हैं वो राणा जी, उनके पास किसी ने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा मैं इतने बैठे था ना जी, मैं इतने ही बैठे था जी। भाई बैठने का मतलब थोड़ा हो गया कि तुम इतने बैठे थे हो, फिर कहते नहीं जो साड़ी सरकार बन गई। भाई पिछली सरकार ने तो ਤੁਹਾਡੀ ही नहीं है, ਤੁਹਾਡੀ सरकार के वेले ही टोल प्लाजा लगे ने, तो क्यों नहीं चुके गए? ये सिर्फ कहना होंगे। पोलिटिशियन जोड़े ने इन्हों का सिर्फ एक कहना होंगे, काम सारे करते ब्यूरोक्रेट। और अज की जी ब्यूरोक्रेटी है वो सारी है LG साहब के नाल। तो जो LG साहब चाहन, मैं तो अपील कराँगा कि LG साहब को जोड़ा साडा ये असीं सुना रहे हैं, ये उन्होंने सुना रहे हैं कि इतने स्टेट के विच हालात ऐसे बन चुके थे ना कि हर आदमी जोड़ा पिस रहा है, चाहे वो नॉर्मल वर्ग का है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अपर है। आखिर काम चलेगा लोगों का तो लोगों को राहत मिलेगी ना, तो फिर वो भी नहीं करना। हूँ उपरों जोड़ा बोझ पाया जोड़ा गड्डियां का दसिया भी 18 साल, दसो जी किधर जाएगा? किहड़ा गरीब ट्रांसपोर्टर इतने बेचारा, काम इतने अगे है नहीं है। टैक्सी वाले को पूछो, टोटल कोई काम नहीं है, खड़ियाँ टैक्सी उन्होंने घर कोई नहीं है। मैटाडोरा वो घर लगी दी लोगों दियाँ ਜਿਹੜੀਆਂ चले करदियां वो पैसे पूरे नहीं कर सकदियां, तनख्वाह दे नहीं सकदियां, है ना, कोई गल नहीं है। बसां इस तरह खड़ोती दियां। तो SRTC सरकारी एक दायरा है, तो मेरी अपील यह हुई है भी अगर सरकार ने SRTC नूं रखना है, इन्होंने बची स्पोर्ट में दस दी है भाई देनी पेगी, इसका हल ही वही है। पहले 2-4 साल अगर तुम नहीं कुछ करना है, प्लान और नॉन प्लान के पैसा दो, पैसा देने तो बाद फिर इन्हों की कारकरदगी देखो। अगर ये 2-4 साल दे के अगर चलती है ठीक है, नहीं चलती है तो बंद करो। तो मैं बंद करने वास्ते भी नहीं कहांगा कि मैं पिछली बार भी कहा सी कि इत्थे बड़ा लोगों को रोज़गार मिल सकता है। लोगों ने अपने रोज़गार पिछे इत्थे फार्म भरे, वो 25-30 लाख रुपया इन्होंने वह कट्ठा किया फार्मां का, तो 2 बारी ट्राइयां हुई, दोनों बारी लोगों ने ट्राइयां पास की, टैसट पास किए, सब कुछ किया, 2 बारी कैंसल हो गया। हुण इस स्थिति के अगर कोई जाए
ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਖੈਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਐਮਡੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਖੀ, ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੁਖੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਰਕਾਰ ਇसी ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਲੋਕ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ। तो एक मिनट मैं पहले ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੁੱਕੀ ਕਿ भाई ਜਿਹੜੀ मोनोपोली है, जो मोनोपोली भरी हुई है ट्रांसपोर्ट्स में, उसको किस तरीके से समाप्त किया जाए, किस तरीके से काम करना चाहिए गवर्नमेंट को? क्या लगता है आपको कि खाली कुछ सिलेक्टेड ट्रांसपोर्टर है जो गवर्नमेंट उनको सहायता कर रही है, बाकी जो हैं नॉर्मल ट्रांसपोर्टर है वो सफ़र कर रहे हैं? देखो सर, उसमें एक ही है कि आज से 20-25 साल पहले भी ऐसे था कि हर गाड़ी वाले को काम मिलता था। क्यों? पहले कंपनी एसोसिएशन होती थी, उसको डिपार्टमेंट ज़्यादा सारी डिमांड उसको देता था, चाहे वो FCA थी, चाहे फूड कॉरपोरेशन था, चाहे जैकफीड थी, वो जितने भी डिपार्टमेंट थे वो यूनियन को डिमांड आती थी, कंपनी एसोसिएशन होती थी, तो सब गाड़ी वाले उसके साथ अटैच होते थे और हर गाड़ी वाले को फेरा मिलता था, हर गाड़ी को गवर्नमेंट का रेट मिलता था, जो गवर्नमेंट के रेट बने हुए हैं। आज जैसे भी डिपार्टमेंट के रेट हैं, जो SRTC के रेट हैं वही गवर्नमेंट के रेट हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की बॉडी है SRTC। हम वही चाहते हैं कि जितनी भी गाड़ियाँ, जितने भी ये अगर SRTC है, अगर ये अपने आप को ऊपर उठाना चाहती है, ये जैकफीड को साथ लाए, गवर्नमेंट के बाकी डिपार्टमेंट भी हैं उनकी डिमांड भी ले और सब गाड़ियों को ट्रांसपोर्टर को ओपन के बुलाए, उनके बुला के उन सबको डिमांड दे दे, उनसे जो अपना CDR लेनी है, जो स्कूटी लेनी है, हर गाड़ी में से स्कूटी ले लो कि ताकि हर आदमी को काम मिल जाए। तो ये जैसे ये थे ना, ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भी ऐसे ही काम दिया है, उसमें कोई एक आदमी नहीं है। उन्होंने एज फैक्टर रख के, जैसे कि 15 साल का टैंकर है, उसमें कम से कम 100 या 500-600 टैंक उन्होंने अटैच किया है, 700 टैंक। ऐसे भी आप ये सब गाड़ियों को काम दे सकते हैं, क्योंकि आप स्कूटी ले लोगे तो जो उधर से गवर्नमेंट का किराया बनेगा तो उनके अकाउंट में चला जाएगा, ताकि उसके में आपकी भी मुलापड़ी ख़त्म हो जाएगी, चोर बाजारी ख़त्म हो जाएगी, करप्शन ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब उसके अकाउंट में चल जाएगा, गवर्नमेंट को पता है इसके अकाउंट में इतना रुपया गया है, ऐसे पता नहीं चलता कितना आ रहा है, कितना लूट रहा है। ये ट्रांसपोर्ट की तबाही हो गई है। तो जो पिछले 4 महीने रहे कोरोना वायरस के, क्या लगता है आपको कि कितना ट्रांसपोर्टर्स जो थे, जो लोग जुड़े हुए थे इस काम से, उनकी नौकरियां चली गई, या वो लोग जो हैं अभी किस कंडीशन में हैं? सर वो 4 महीने से तो तकरीबन गाड़ियाँ सभी रोड ऑफ हो गई हैं, सब गाड़ियाँ तकरीबन खड़ी हैं। कुछ चंद गाड़ियाँ हैं जो चल रही हैं, उसमें आज 2% लगा लो, चाहे 5% लगा लो, चाहे 10% जो जिनका उनका ज़्यादा अटैचमेंट है या जिनको कैरिज कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है उनकी गाड़ी चल रही है। तो जो आम जनता है उसकी तकरीबन गाड़ी खड़ी है। आप कहीं भी जाके देख सकते हो, रेलवे स्टेशन पे चला जाओ, ट्रांसपोर्ट नगर में चला जाओ, कहीं भी चला जाओ, सब गाड़ियाँ खड़ी हैं। और मेरे ख्याल आप अगर RTC इसके RTO ऑफिस में जाके उनका रिकॉर्ड चेक करो, हो सकता है जैसे जी उन्होंने बोला कि 30 नौ तक हम इन्होंने छूट दी है, 30 नौ के बाद भी देख लो मेरे का कोई टोकन नहीं भराएगा, क्योंकि जब काम ही नहीं तो टोकन कैसे भरा जाएगा? वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो जाएगा ना। अब गवर्नमेंट उस पर गवर्नमेंट को रेवेन्यू कौन से आएगा? गाड़ी चलेगी तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा। जब गाड़ी खड़ी है तो गवर्नमेंट ना उसको टोकन टैक्स आएगा, ना उसकी फिटनेस होगी, तो ना उसका परमिट। आज जाकर स्टेशन पे देखो, मैं कल उसको 70-80% गाड़ियाँ जिनके कागज डॉक्यूमेंट्स वो भर नहीं सकते, उनके काम नहीं भरेंगे कैसे? तो आप बीइंग एन ऑपोजिशन पार्टी इस समय किस तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं? हम सब यही मुद्दा उठा रहे हैं कि गवर्नमेंट कहते हैं, हम विजय जी कहते हैं, LG साहब अगर नए आए हैं, इनको इस तरफ देखना चाहिए, ताकि ना कि बड़े आदमी को नहीं, हर ग्राउंड लेवल पे जाके देखना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट किस मुद्दे से गुजर रहा है। हमारी बात सुने, हमारे सामने बिठा के हमसे बात की जाए, तो इसका हल निकालें। देखो ना, ये ऊपर ही बैठे हुए हैं, इसीलिए हैं
कि हम आम लोगों को बिठाएं, हमारी बात सुने, फिर उनको जो फैसला है कर सकते हैं। हम तो अपने, क्योंकि वो तो ग्राउंड लेवल पे आते नहीं हैं, वो उनको जो ऊपर अफसर हैं वही उनको बताते हैं ऐसे जी ऐसे है, लेकिन वो हम चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल पे आएँ, हम लोगों को बताएं, हमारी बात सुने, फिर उनको जो फैसला करना करें। हम तो गवर्नमेंट के साथ हैं, हम भी चाहते हैं अगर गाड़ियाँ चलेंगी तो हम भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू देंगे। जब गाड़ी नहीं चलेंगी ना गवर्नमेंट को रेवेन्यू होगा ना कुछ, उल्टा नुकसान ही है। तो सर जाते जाते मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी इस समय जम्मू कश्मीर में किस लेवल पे पहुंची है, क्या काम हो रहा है इस समय, कहाँ से वर्कर्स कितने जुड़े हैं आपके जम्मू कश्मीर में? क्या आने वाले दिनों में हम किसी लेवल पे देखेंगे कि आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं अपनी स्पेस बना पाए? मैं आपको बड़ी एक अच्छी बात हमारे से पूछी है। हमारी पूरी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में चाहे कारपोरेटरों के इलेक्शन आए दोबारा, चाहे पॉलिटिकली सरकार की इलेक्शन हो, वो फैसले करने हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, क्योंकि पार्टी यहाँ पर अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आप डेली देख रहे होंगे कि हमारा कहीं ना कहीं हमारे 200-400 आदमी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आज तक तकरीबन हमारा कोई 50-60 हज़ार से ऊपर हमने यहाँ पर वॉलंटियर लोगों ने ज्वाइन किया है। अब ज्वाइन करने का मकसद हो गया, कई लोग ऐसे हैं ना, वो बोलते हैं यार नई पार्टी बनी है, पता नहीं इसका वजूद होगा नहीं होगा, लेकिन हम ये कहते हैं दावे से कि आने वाले इलेक्शनों में आप ज़रूर आम आदमी पार्टी का आम लोगों के प्रतीक जो हमारा रोल है, जैसे हमारे दिल्ली चल रहा है, हम कहते हैं कि लोग हमारे साथ जुड़ें, हमारी यहाँ पर सरकार बने। और जो दिल्ली में हमारी सरकार ने करके दिखाया है, पंजाब में अभी देखो आम आदमी पार्टी के साथ कितने लोग जुड़ रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। 22 में इलेक्शन नहीं है, वो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। बिहार में काफ़ी सारे लोग आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करके, कई पार्टियां बिल्कुल वहाँ पर बैठी हैं ऐसे ही। और देखो जो पढ़ा लिखा इंसान है, पढ़ा लिखे में और अनपढ़ में फ़र्क है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पढ़े लिखे हुए, उन्होंने अगर उन्होंने पैसा ही कमाना था, वो IAS और IF उन्होंने डिग्रियां की हुई थी, वो नौकरी पर भी पैसे कमा सकते थे। लेकिन उन्होंने एक बीड़ा उठाया कि हमने इंडिया से करप्शन दूर करनी है। वो आपके सामने है, जो कुछ हो रहा है वो कोई छुपे पर्दे में बैठकर वो बात नहीं करते हैं, लोगों के सामने और प्रेस के सामने कहते हैं भाई लाओ, कहाँ पर कोई अगर कोई नुक्स मेरे पर निकालता है तो मुझे बड़ी खुशी की बात होगी। तो हम भी ये कहते हैं कि हमें भी बड़ी खुशी की बात है जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि लोग जुड़ेंगे तो आम आदमी की बात होगी ना। तो फिर लोग जब जुड़ेंगे फिर हम आपको बताएंगे कि आम आदमी आम लोगों के लिए क्या काम करती है। तो ये पार्टी है वो दूसरी पार्टी नहीं है, क्योंकि मेरा अपना एक तजर्बा है। मैंने कांग्रेस कि INTC जो हमारी जो ट्रेड यूनियन है, मैंने तकरीबन वहाँ पर हमने 30 साल दिए। अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, पार्टी के अंदर क्या है बाहर क्या है वो जानते। नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनके साथ ही हमारा बैठना उठना है। इसी तरह BJP तो अभी आई थी सरकार में, तो ये BJP वाले सरकार चला नहीं सके। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इनके लोग सारे ही नालायक थे, कुछ थे लोग अच्छे भी होते हैं पार्टियों में। तो पार्टी से बढ़कर इंसान नहीं है, पार्टी है तो फिर हम कहते हैं भाई हाँ हम ये हमारी स्टेट है। तो जब हम पार्टी को ही नहीं मानेंगे, पार्टी के गाइडलाइन को ही नहीं मानेंगे, तो फिर हमारा पार्टी में रहना या ना रहना एक ही बराबर होता है। तो आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी कितने लोगों की आवाज़ उठाती है, कितने लोगों के साथ लोग उनके साथ जुड़ते हैं। ये हमारा अंडर प्रोसेस ये चल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। अभी ये ट्रांसपोर्ट वाले थे, ये बड़े परेशान थे, ये जुड़े हमारे साथ। अभी इन्होंने बात की ट्रांसपोर्ट की, जो 4 आदमी सुन रहे होंगे तो उनको तो पता चले ना भाई हाँ। अभी इन्होंने बात की, एक बड़ी अच्छी लगी मेरे को, इन्होंने एक बात कही तो वो उस ज़माने की, मैं भी उस ज़माने में प्राइवेट गाड़ी चलाते थे जब इन्होंने ये बात की। यहाँ पर वेयर हाउस में हमारा यूनियन हुआ करती थी। पहले सरदार जोगिंदर सिंह जी चलाया करते थे रैना, आप भली भांति उनको जानते हैं। उसके बाद फिर आगे जी TS वज़ीर जी आ गए, उन्होंने भी अपना अच्छा वक्त दिया इस ट्रांसपोर्ट के लिए। फिर ज्ञान सिंह जी आ गए, फिर और आ गए। फिर जब ये ठेकेदारी सिस्टम इंजाम पर गई ना, तो बस फिर ये बेड़ा गर्क हो गया सिविल वालों का। जब ये ठेकेदारी सिस्टम पर गए, फिर नहीं तो फूड सप्लाई की डिमांड यूनियन में, PWD की जितने भी थे
यूनियन में डिमांड जाती थी। यूनियन में ABCD 4 टेबल थे। डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ के लिए अलग था, पुंछ रजौरी के लिए अलग था, सिटी पर चलने वाला अलग था, जम्मू कश्मीर अलग था, और इंटरस्टेट चलने के लिए नहर पार हुआ करता था। पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, वहाँ पर भी एक इंटरस्टेट में भी एक हमारा यूनियन का ऑफिस हुआ करता था प्राइवेट के वक्त। तो उस वक्त जो रेट फिक्स होते थे सरकार के, उसी रेट पर यूनियन वाले गाड़ी दिया करते थे। आज तो ख़त्म हो गया ये सारा सिस्टम ही। ठेकेदारी निज़ाम ने इस ट्रांसपोर्ट का बेड़ा ही कर दिया। तो अब हमारा यही मानना है कि नए LG साहब आए हैं, तो हमारी कोशिश होगी उनके साथ मिलेंगे, और ये प्रॉब्लम जो अब चल रही है यहाँ पर, जैसे 4G का है, टोकन टैक्स का है, गाड़ियों की एज का है, तो काफ़ी सारे मसाइल हैं। हम धरने प्रोटेस्ट हम इसलिए नहीं करते क्योंकि गाइडलाइन है, लोगों को नहीं इकट्ठा करना है। तो ये लोग सोचते हैं कि ये 4-5 आदमी आते हैं, 10 वाइट देते हैं। ये भी जो इकट्ठे करने वाली भी बात है, नीति में बता देता हूँ आपको, ये सिर्फ हमारे लोगों के लिए है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, इसके कांग्रेस के लोग हैं, हमारी आम आदमी पार्टी के लोग हैं, तो ये सब इन पर ही इम्प्लीमेंटेशन होता है। बीजेपी के जाके दफ्तरों में देख लो कितने कितने लोग हैं, जलसों में, दूसरी जगह, उनको कोई कुछ नहीं कहने वाला है। हम यहाँ पर 10 आदमी खड़े हो जाएंगे, हमारे लिए दफ़ा 144 हो जाएगी, और आने वाले समूह में ये दफ़ा शफा दूसरी तीसरी हम नहीं मानने वाले, क्योंकि हमने बड़े जोर से काम किया यहाँ पर और ईमानदारी से काम किया। आगे भी ईमानदारी से ही करेंगे लोगों का काम। तो ये थे हमारे साथ अमरीक सिंह शासन, ये आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता है। उनके साथ नरेंद्र सिंह भी थे, ये भी आम आदमी के ही पार्टी के ही नेता हैं। और इनका कहना था कि जिस तरीके से यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो गाड़ियाँ हैं ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़ी हुई, उनकी एज लिमिट जो है वो 25 साल से घटाकर अब 18 साल कर दी गई है, वो एक ट्रांसपोर्टर्स के लिए एक बुरी खबर है। और उनका कहना है कि इससे ऑलरेडी जो सफ़र कर रहे थे ट्रांसपोर्टर और ज़्यादा उनको नुकसान झेलना पड़ेगा। और इनका कहना था कि ठेकेदारी सिस्टम यहाँ ख़त्म होना चाहिए, हर आदमी को काम मिलना चाहिए। आने वाले दिनों में और भी लोगों से हम आपकी बात कराएंगे, तब तक आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।